बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री से है और केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 7 है फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको हमने आज स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फंडामेंटल्स, हमने इस लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है और इस चैप्टर के अंदर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बुनियादी असूल हैं जिनके ऊपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस करती है, उसको इस चैप्टर के अंदर हमने समझना है। लेकिन इस चैप्टर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या मुराद है। नाम से जाहिर है, अगर हम सिर्फ लफ्ज़ों को डिफ़ाइन करें, द केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखना ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या मुराद है। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो तारीख़ है यानी हिस्ट्री है, उसको अगर थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो हिस्ट्री में उसको डिफरेंट अंदाज में डिफ़ाइन किया गया, लेकिन जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो टोटली डिफरेंट है जो प्रीवियस डेफिनेशन है। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में आमतौर पे साइंस में उन चीज़ों को समझा जाता था जो बज़ाहिर नज़र आ रही हैं, उनके अंदर क्या प्रिंसिपल चल रहे हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव नहीं थी, इस वजह से जो ऑब्जर्वेशन थी, ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे जो कुछ नज़र आता था, उस नज़र आने की बुनियाद पे हम चीज़ों को डिफ़ाइन करते थे। जैसे अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात करें तो आज से 200 साल पहले जब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव नहीं थी, काफ़ी सारे जो आप कह सकते इक्विपमेंट है उस वक्त तक नहीं डेवलप हुए थे, उस वक्त तक जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्क्राइब करते थे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्क्राइब करने के लिए हम जिस बेस को सिलेक्ट करते थे वो था बेस ऑफ ओरिजिन, कि कंपाउंड कहाँ से मिल रहे हैं, बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि कंपाउंड का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है। तो उस वक्त ये कहा जाता था कि वो हमारे पास कंपाउंड जो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, नाम से जाहिर जो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकलते हैं, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता था। और ऐसे जो नॉन लिविंग थिंग्स या मिनरल सोर्सेज से मिलते हैं उनको इनऑर्गेनिक कहा जाता था, यानी कि वो ऑर्गेनिक नहीं। इनऑर्गेनिक का मतलब कि वो ऑर्गेनिक नहीं है, यानी जिनका सोर्स ऑर्गेनिज्म थे वो ऑर्गेनिक, जिनका सोर्स ऑर्गेनिज्म नहीं थे, नॉन लिविंग थिंग्स थी, उनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक को उस वक्त डिफाइन हम कैसे करते थे कि दोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं, जैसे बटर, मक्खन, जैसे हम चीज़, पनीर जिसको कहा जाता है, आलमंड ऑयल, ओलिव ऑयल। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलती थी, तो उनके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते थे ऑर्गेनिक। इसी तरह अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की, जो मिनरल सोर्सेज या नॉन लिविंग थिंग से हासिल होती थी, जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, H2SO4, तो ये सारी चीज़ें जो आसानी से नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलती थी, तो उनके लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किए इनऑर्गेनिक। अच्छा, जब ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की डेफिनेशन आ गई तो साइंटिस्ट ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री के अंदर बनाया जाए, लेकिन उनकी 12 दफ़ा कोशिश के बावजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड, टेक्नोलॉजी ज़ाहिर बात इक्विपमेंट ना होने की वजह से, या आप कह सकते हैं इक्विपमेंट में डेवलपमेंट ना होने की वजह से, तो वो इस मकसद में कामयाब नहीं हुए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में तैयार कर सके। जब 12 दफ़ा ये कोशिश हुई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में तैयार नहीं किया जा सकता, तो फिर एक साइंटिस्ट है जे बर्जीलियस, उसने 1815 में एक थ्योरी पेश की, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स, या इसको हम स्पिरिचुअल फोर्स भी कह सकते हैं, स्पिरिचुअल नाम से जाहिर है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ ऑर्गेनिज्म में इस वजह से बनते हैं कि ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई ऐसी फोर्स है जिसको रूहानी फोर्स कह सकते हैं, रूहानी ताकत आप कह सकते हैं, जो इन कंपाउंड को बना सकती है। नॉन लिविंग थिंग्स में चूँकि वो फोर्स अवेलेबल नहीं है, इस वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लैब्स के अंदर या लेबॉर्ट्री के अंदर नहीं बना जा सकते। तो इसकी अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो अर्ली केमिस्ट, जो शुरू के केमिस्ट थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए, और इस नाकामी की वजह से एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कुड बी मैन्युफैक्चर्ड बाय एन लिविंग ऑर्गेनिज्म,
कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बन सकते हैं, नॉट सिंथेसाइज फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मटेरियल इन लैब्स। लेबॉर्ट्री के अंदर उनको किसी भी सूरत में नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट डिवेल्प हुआ कि ऑर्गेनिज्म में कोई ऐसी फोर्स है, ऐसी रूहानी ताकत है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना रही है। और चूँकि लेबॉर्ट्री के अंदर वो रूहानी ताकत, वो फोर्स अवेलेबल नहीं होती, इस वजह से लेबॉर्ट्री के अंदर हम उसको नहीं बना सकते। लेकिन साइंस के अंदर कोई भी बात हतमी नहीं होती। जाहिर बात है, एक जो थ्योरी पेश की जाती है उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटली उसको एनालाइज किया जाता है। साइंटिस्ट की पूरी कोशिश होती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कि उस थ्योरी को मॉडिफाई किया जा सके। तो एक साइंटिस्ट है वोलर, ये सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार किया। जो ही ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार हुआ तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट थे कि लेबॉर्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार नहीं हो सकता, ये टोटली रिजेक्टेड हो गया। तो आप इसको कंट्रीब्यूशन ऑफ वोलर को ये भी कह सकते हैं, इट इज़ द रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, इट इज़ द रिजेक्शन ऑफ वाइटलाइज्म। कि वाइटल फोर्स थ्योरी इज रिजेक्टेड व्हेन वोलर इन 1828 में इसने यूरिया को प्रोड्यूस करवाया। अब यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और आमतौर पे जो मैमल्स के यूरिन होते हैं, जैसे ह्यूमन के यूरिन में यूरिया होता है। अब यूरिया ह्यूमन बॉडी में कैसे बनता है? अमोनिया वो लिवर में जाता है तो एक यूरिया साइकिल होता है, यूरिया साइकिल उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसने क्या किया, इस यूरिया को एक कंपाउंड है अमोनियम सायानेट, उससे डेवलप किया। और अमोनियम सायानेट बेसिकली वैसे तो नेचर में नहीं है क्योंकि ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, लेकिन इसका ओरिजिन मिनरल ओरिजिन है। कैसे? हमारे पास वोलर ने अमोनियम क्लोराइड लिया और उसके साथ पोटाशियम सायानेट का रिएक्शन करवाया, तो इनके रिएक्शन की वजह से अमोनियम सायानेट डेवलप हुआ। और ये एक इंटरमीडिएट है कि थोड़ी देर के लिए बनता है और अनस्टेबल होने की वजह से इसको जो ही थोड़ा सा हीट किया गया तो ये फ़ौरन यूरिया में कन्वर्ट हो गया। अब यूरिया को आप इस अंदाज में भी लिख सकते हैं कि 2 अमाइनो ग्रुप और दरमियान में कार्बोनाइल ग्रुप और 2 अमाइनो ग्रुप, इसको आप इस अंदाज में भी लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास अमोनियम सायानेट बना, तो अमोनियम सायानेट को गर्म करने से फ़ौरन ही हमारे पास यूरिया डेवलप हो गया। तो जिस वक्त यूरिया डेवलप हुआ तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया कि वो जो वाइटल फोर्स थ्योरी के लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड ही ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, ये टोटली गलत हो गया। फिर साइंटिस्ट ने और मज़ीद कंपाउंड को डेवलप करने की कोशिश की। जैसे एक साइंटिस्ट है कोल्ब, उसने एसिटिक एसिड को डेवलप किया। बर्थलोट, उसने मीथेन को डेवलप किया। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री के अंदर बनाया जाना शुरू किया। अब जिस वक्त जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना शुरू हुए लेबॉर्ट्री के अंदर, या आप कह सकते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हो रहे थे, उनको मुकम्मल तौर पे एनालाइज जब किया गया, तो उस एनालाइज से मज़ीद रिसर्च जब आगे बढ़ी तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें डिस्कवर होना शुरू हुई। तो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि हमारे पास जब यूरिया डेवलप हुआ, यूरिया को लेबॉर्ट्री के अंदर बनाया गया, फिर साइंटिस्ट ने और काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री के अंदर बनाए गए, तो उनको एनालाइज करने के बाद कुछ फैक्ट्स नज़र आना शुरू हुए, कुछ बातें पता चलना शुरू हुई। सिंस द सिंथेसिस ऑफ यूरिया मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सिंथेसाइज्ड एंड प्रिपेयर्ड। और जब इनको एनालाइज किया तो उनमें एक बात बहुत ज़्यादा कॉमन थी जो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा थी, वो है कार्बन। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, कि उसमें कार्बन लाजमी होती है, ये एक फैक्ट बना लिया गया। उसके बाद दूसरी चीज़ के बहुत सारे, यानी आप कह सकते हैं अबव देन 90% कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन होती है। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जैसे CCl4, अब इसमें हाइड्रोजन नहीं है लेकिन ये ऑर्गेनिक है।
तो मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड में कार्बन के साथ क्या मौजूद होती है, हाइड्रोजन। इसके अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड है, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोराइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इन्हीं दो चीज़ें, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन इज़ द एसेंशियल, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एसेंशियल है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो भी बहुत सारे केसेस, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कार्बन के साथ अटैच है। लेकिन बाकी जो कंपाउंड है ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। लेकिन जिस वक्त ये कहा गया कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का लाजमी पार्ट है, यानी जिस कंपाउंड में कार्बन होगा उसको हम ऑर्गेनिक कह सकते हैं, तो फिर जब मज़ीद स्टडी हुई तो पता चला कि नेचर में तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन भी है, लेकिन ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक हैं। तो ये वाली जो बात है कि कार्बन एज ए एसेंशियल एलिमेंट, इसके ऊपर तो एक्सेप्शंस आ गए। तो फिर मज़ीद रूल्स को डिफ़ाइन किया गया, मज़ीद तहकीक की गई, मज़ीद ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफ़ाइन करने के लिए कोशिश की गई। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया तो पता चला कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं क्या। अच्छा, एक और बात, हमने शुरू में कहा था कि वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में ये नज़रिया रखा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्यों प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो फोर्सेस होती हैं वो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाती हैं। लेकिन जिस वक्त मज़ीद स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर हुई तो पता चला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने वाली फोर्सेस हैं या बनाने वाले जो बॉन्ड्स हैं वो वही हैं जो इनऑर्गेनिक में हैं। कोवलेंट बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ये सारी वो फोर्सेस हैं जो आम तौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी डेवलप कर रही हैं। तो यहाँ इस बात से फिर साइंटिस्ट को और मज़ीद हौसला मिल गया कि जब एक चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम आसानी से लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार कर सकते हैं, वजह क्या, उनकी फोर्सेस का हमें पता है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी वही फोर्सेस अवेलेबल हैं तो इसका मतलब है हम उनको भी आसानी से लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो ये बात भी कंफर्म हो गई कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने वाली फोर्सेस वही हैं जो इनऑर्गेनिक की हैं। अच्छा, उसके बाद जब हमने पूरी हिस्ट्री को देखा तो हिस्ट्री को देखने के बाद हमारी जो डिस्कवरीज़ हुई, तो डिस्कवरीज़ सामने आने के बाद फिर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो मॉडर्न डेफिनेशन है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसको हमने, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन को दोबारा हमने क्या किया, रीडिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो ये जो दो बातें हैं कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है जो हाइड्रोकार्बन है। अब सबसे पहले आपने समझना ये है कि व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन्स। तो नाम से जाहिर है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, इसके अलावा और कोई एलिमेंट ना हो, तो वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। जैसे मैंने मीथेन को ड्रा किया, इसमें कार्बन के साथ सारे हाइड्रोजन अटैच हैं तो ये हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह मैंने बेंजीन को अटैच किया C6H6, तो ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो सिर्फ, इसके अलावा और कोई एलिमेंट ना हो। जिस तरह मैं कहता हूँ कि CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, अब इसमें मिथाइल के साथ क्लोरीन आ गया तो अब ये हाइड्रोकार्बन नहीं रहा, C6H12O6। अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया तो ये भी प्योर हाइड्रोकार्बन नहीं है। फिर उसके साथ हाइड्रोकार्बन के साथ डेरिवेटिव्स, यानी ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन्स की वजह से बने हों उनको डेरिवेटिव्स कहा जाता है कि हाइड्रोकार्बन में ही मॉडिफिकेशन से अगर कोई कंपाउंड बने तो वो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ ये मीथेन है, अगर सपोज मैं हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ क्लोरीन को लगा दूँ तो ये बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। अब इसको हम हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव कहेंगे क्योंकि इसमें एक नई चीज़ आ गई, सब्स्टिट्यूशन होगी। अच्छा, अगर मैं यहाँ इसकी जगह एक और क्लोरीन लगा दूँ, अब ये बन जाएगा डाइक्लोरोमीथेन। उसके बाद Cl3,
अब ये हमारे पास बन जाएगा क्लोरोफॉर्म, अब ये भी एक डेरिवेटिव है। इसी तरह Cl कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो ये भी हमारे पास डेरिवेटिव है। इसी तरह यहाँ मैं बेंजीन के ऊपर अगर OH लगा दूँ, अब ये फिनोल बन जाएगा, ये भी हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। अगर मैं यहाँ NH2 लगा दूँ तो ये एनालीन बन जाएगा, अब ये भी हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। यानी कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कोई इजाफी एलिमेंट भी हो, जो कार्बन हाइड्रोजन से हाइड्रोजन निकाल के वहाँ लगाया गया हो, तो वो क्या कहलाता है, डेरिवेटिव्स। तो इस वक्त हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम डिफाइन इसी तरह करते हैं कि दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, और फिर उनके जो डेरिवेटिव्स हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कहलाते हैं। तो ये जो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो पूरी एक हिस्ट्री के बाद हमारे पास हमारे ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो पूरी एक हिस्ट्री के बाद जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो यहाँ आके रुक जाती है। तो आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब ये जो बात है ना कि ये वाले कंपाउंड क्यों ऑर्गेनिक नहीं है, इनके पीछे जो लॉजिक्स हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को होने के लिए किन खसूसियात, ऑर्गेनिक कंपाउंड को होने के लिए किन खसूसियात का रखना ज़रूरी है कि वो कंपाउंड ऑर्गेनिक होगा। तो उन खसूसियात को, उन फीचर्स को इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।